जो कर रहे हैं आज का जो बेसिक चीज है, हम लोग आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं इसके अंदर। देखिए बैकग्राउंड में क्या है कि आफ्टर द 2008 और 2009 का ग्रेट रिसेशन जिसको नाम दिया गया है, इट इज नॉट नीदर कॉल्ड रिसेशन नीदर कॉल्ड डिप्रेशन, इट इज कॉल्ड ग्रेट रिसेशन नाम दिया गया है। द रीजन ऑफ ग्रेट रिसेशन वॉज सब प्राइम क्राइसिस। रीजन वॉज सब प्राइम क्राइसिस, जो हम आप लोग को बोला है कि मूवी जो इनसाइड जॉब है उसको देखने से काफी आदमी को अच्छा से समझ में आएगा। तो पॉइंट ये है कि ग्रेट रिसेशन जो हुआ था सब प्राइम क्राइसिस के कारण हुआ था। अब उससे अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमी एकदम क्रैश हो गए थे, डेवलपिंग मार्केट। इनको ठीक करने के लिए वहां का अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज कॉल्ड द फेड। आप लोग को चेक करना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फेड जो है वो क्या कर रहा था, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करके एक पॉलिसी लगाया हुआ था। QE इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज QE इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग का RBI क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या करता है, बैंक रेट करता है, CRR करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का ही अपन लोग बोल सकते हैं QE। फिर हम बता दे रहे हैं, ये जो हम समझा रहा है देयर RBI में था बैंक रेट, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड क्वालिटेटिव मेजर्स था मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इस तरह से और भी थे। ये अपन लोग बात करते हैं। पहले अपन लोग फेड देखते हैं। फेड का क्वांटिटेटिव ईजिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट वो चलाया ये रिसेशन से निकलने के लिए, ग्रेट रिसेशन से निकलने के लिए। आपको हम फिर बता रहे, जो भी हम पढ़ा रहा है ये नॉर्मली ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड टू वर्ड इसका सब चीज सही हो। दिस इज गिविंग ब्रॉड आइडियाज इंस्टेड ऑफ गिविंग इंट्रिकेट परफेक्ट आइडियाज। तो ये ब्रॉड आइडिया एकदम फुलफिल करता है। आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो आपको अपने आप रिसर्च करना पड़ेगा। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या कर रहा था, एवरी मंथ इट वाज बाइंग bonds, papers worth $85 billion. Quantitative easing का मतलब it was buying $85 billion per month. वो ये खरीद रहा था। अगर ये फेड ये बॉन्ड खरीद रहा था, इसका बॉन्ड खरीदने का मतलब यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ इशूइंग नोट्स और इशूइंग करेंसी। वो कितना रुपए का करेंसी छाप रहा था, बांट रहा था, $85 बिलियन। अगर हम लोग इसको अभी का इंडियन 60 के हिसाब से कन्वर्ट करें, पर मंथ है, तो अप्रोक्सीमेटली शायद 5,10,000 करोड़ रुपया पर मंथ वो नोट प्रिंट कर रहा था फेड। ये क्यों कर रहा था? बिकॉज वो चाह रहा था कि मनी बाजार में जाएगा, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगा, इजी लिक्विडिटी मनी, जीरो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट। दीज आर, हम फिर बता दें, दीज आर नॉट एग्जैक्ट ट्रूथ। कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है, फैक्ट चेंज हो, बट दिस इज द ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो फेड इतना रुपया छाप रहा था, लेकिन ये जो मनी जो बांट रहा है, ये जो मनी 5,10,000 करोड़ एवरी मंथ, वो रुपया जो बांट रहा था, इसको तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। दिस वॉज डन टू रिवाइव द इकोनॉमी। और रिवाइव इकोनॉमी धीरे धीरे लास्ट 1-1.5 साल में दिखने लगा कि अमेरिकन इकोनॉमी वॉज स्लोली बट स्टेडली रिकवरिंग। एंड एज इट वॉज रिकवरिंग देयर वॉज लॉट ऑफ प्रेशर कि ये जो $85 बिलियन का जो परचेज हो रहा है, इसको धीरे धीरे क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। मतलब बाइंग कम करना, मतलब जो नोट्स इशू, करेंसी इशू हो रहे हैं, उसको कम कर देना। बॉन्ड्स थे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म, बहुत सारे बॉन्ड्स थे सब। ये सब मतलब यू हैव नो आइडिया हाउ मच इज द डेप्थ ऑफ अमेरिकन बॉन्ड्स एंड करेंसीज। यू सी दे आर ह्यूज, मैमथ साइजेस, व्हाटएवर। फर्स्ट लेट मी टेल यू, तो जब ये इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव करने लगा, तो $85 बिलियन को धीरे धीरे सब इकोनॉमिस्ट लोग बोले कि यू कैनॉट कीप ऑन प्रिंटिंग नोट्स टू रिवाइव द इकोनॉमी, यू हैव टू स्टॉप इट वंस। मतलब वन फाइन डे यू हैव टू स्टॉप इट।
तब एक तो नया वर्ड ऐड हुआ डिक्शनरी में, जो वर्ड कभी यूज नहीं करते थे। वो वर्ड स्टार्ट हुआ कि $85 बिलियन एक दिन में, तो जैसे एक तो पेशेंट कोमा में है, यू कैनॉट रिमूव द वेंटिलेटर इन वन गो, सो दे सेड कि वी विल रिड्यूस इट स्लोली एंड लेट अस सी हाउ द इफेक्ट कम्स, देन वी विल सी। तो उन लोग बोले कि हम लोग धीरे धीरे कम करेंगे। सपोज हर महीना 10 बिलियन कम कर देंगे तो 75 रह जाएगा, फिर 10 बिलियन कम कर देंगे तो 65 बिलियन रह जाएगा, फिर 10 बिलियन कम कर देंगे। 22 या 21 मई, शायद 22 मई था, 22 मई 2013 को द फेड, जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है, वो डिसाइड किया कि अब हम वेरी सून आई विल स्टार्ट रिड्यूसिंग दिस बॉन्ड बाइंग, जिसका नाम दिया गया अ वर्ड वेरी फेमस विच हैज बिकम सिनोनिमस विद एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड टेपरिंग। उन लोग डिसाइड किया कि हम लोग अब क्या करेंगे, टेपरिंग अलाउ करेंगे। हम लोग नहीं, टेपरिंग स्टार्ट करेंगे। टेपरिंग का मतलब यही हो गया कि 85 को धीरे धीरे हर महीना कुछ न कुछ एवरी इवेंट में कम करेंगे। जैसे ही ये अनाउंस हुआ टेपरिंग, वर्ल्ड में शॉक चला गया। क्यों शॉक? दो पीपल न्यू दैट इट हैज टू कम वन फाइन डे, बट अचानक में शॉक आया कि हो रहा। क्यों सब कोई को शॉक लगा? उसका रीजन यहाँ पे अमेरिका से जो डॉलर छप रहे थे, जो प्रिंट हो रहे थे, वो जा रहे थे, वो तो रुपया कहीं ना कहीं लगेगा। Some of it was coming to India, some of it was going to Brazil, some of it was going to China, some of it was going to Indonesia, some of it was going to South Africa, मतलब इमर्जिंग नेशन सब जगह बढ़ रहे थे। तो इन लोग, जब रुपया इन लोग के पास जा रहा था तो बहुत अच्छा चीज था। जैसे ही वो अनाउंस किया कि ये बंद कर देगा या कम कर देगा, आई विल स्टार्ट टेपरिंग, तो सबको को डर लगा कि ये जो मनी जो डॉलर सब जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका से इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो एक दिन रुक जाएंगे। तो इसीलिए इन लोग का करेंसी का हालत खराब हो गया कि इनको लगा सप्लाई कम हो जाएगा। अपन को सबको पता है कि कोई भी चीज का अगर सप्लाई कम हो जाता है, बाजार में नहीं मिलता है, तो उसका बाजार में प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि 3-4 जो करेंसी, मेजर करेंसी, उनका कारण भी है, इनको नाम दिया गया। 4-5 कंट्री के बारे में हम लोग जो बात करें, उसका एक तो नाम आजकल नया दिया गया, फ्रेजाइल 5। ये फ्रेजाइल 5 कंट्री में कुछ कुछ चीज कॉमन है। ये फ्रेजाइल 5 का फ्रेजाइल 5 हम लोग पिग्स के बारे में जानते हैं, हम लोग ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, बट ये जो फ्रेजाइल 5 था, दिस वाज गिवन, पिग्स के बारे में बताएंगे, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, और ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फ्रेजाइल 5 जो है, फ्रेजाइल 5 इज द न्यू कॉइन। देखिए हम आपको दिखा दे रहा आर्टिकल यहाँ पे, देखिए ये भी हम आपको दिखा रहा है। दिस इज एकदम लेटेस्ट ये ऐड किया गया है कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है ब्रिक्स, पिग्स एंड नाउ फ्रेजाइल 5। दिस इज एन आर्टिकल ऑन 30th Jan, टुडे इटसेल्फ इज 30th Jan बाय न्यूयॉर्क टाइम्स। ब्रिक्स, पिग्स एंड नाउ फ्रेजाइल 5, catchy names that capture investors' hopes and anxieties. The long-running boom in emerging markets can be identified, if not propped up, by wide acceptance of term BRIC, short-term help. The new name, as coined by a little-known research analyst Morgan Stanley last summer, identifies Turkey, Brazil, India, South Africa, and Indonesia as economies that have become too independent on skittish foreign investment to finance their economy. इन्हीं को नाम दिया गया फ्रेजाइल 5। ये हैव अ राइट बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है। तो स्किटिश फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब सिखा रहा है। द फ्रेजाइल 5, इसको बोलते हैं फ्रेजाइल 5। ये मॉर्गन स्टैनली नाम दिया था। टर्की, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया। दिस इज अ कैची फ्रेज, सबको इसको अच्छा लगा, लेकिन इतना ज्यादा नाम नहीं आया था। हुआ क्या, द मॉर्गन स्टैनली केम आउट इन अगस्त when there were reports that the Federal Reserve would soon reduce its bond buying program, that is what जो हम लोग बताए थे, टेपरिंग चालू करेगा। अब देखिए, अब ये फ्रेजाइल 5 में हम लोग क्या क्या बात की। फ्रेजाइल 5 कौन कौन सा हुआ, इंडोनेशिया, इंडिया, दो यहाँ का हो गया, एक तो साउथ अफ्रीका हो गया, एक तो टर्की हो गया, और एक तो ब्राजील हो गया। ये क्यों है ये फ्रेजाइल 5, इनमें कारण क्या है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके अंदर देखिए, ये फ्रेजाइल 5 के अंदर 2-4 चीज बहुत कॉमन है, जिसके कारण इन लोग को बहुत बताया गया है कि देयर इज लॉट ऑफ ट्रबल दैट इज ब्रूइंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दीज 5 नेशंस? देखिए, हाँ देखिए,
many of them depends heavily on foreign investments to compensate huge external debts. इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या बताया, अमेरिका से रुपया निकल के सबके पास जा रहा था. जहां फेड बोला कि हम टेपरिंग चालू कर देगा तो ये सप्लाई ब्लॉक होने लगने का बात आ गया, तो सप्लाई ऑफ डॉलर्स कम हो जाएगा, तो इनका दाम क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया. इन लोग पांचों कंट्री में, जो मेजर इमर्जिंग कंट्री जिसको फ्रेजाइल 5 नाम दिया, इनके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका करंट अकाउंट डेफिसिट. दैट इज इन लोग का जो बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और भी आते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आते हैं. ये सारा कंट्री में करंट अकाउंट डेफिसिट, और एक तो ट्रांसफर रिसीव ट्रांसफर पेमेंट, वो हम नहीं गिन रहा एक बार. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस एक्सपोर्ट ऑफ माइनस, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इज ह्यूज नेगेटिव बिकॉज द एक्सपोर्ट्स इज नॉट दैट बिग, देयर इंपोर्ट्स स्पेशली ऑफ ऑयल इज वेरी हाई. तो दीज नेशंस सफर फ्रॉम करंट अकाउंट डेफिसिट. तो अगर अपन लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, दिस इज करंट अकाउंट, और ये क्या होता है, कैपिटल अकाउंट. अब सपोज इंडिया का ही है, इंडिया इज रनिंग अ ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट, यहाँ पे बहुत डेफिसिट है. तो उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है, यू हैव टू मेक द कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव. ये पूरा इंडिया का बहुत नेगेटिव है, बहुत बड़ा नेगेटिव है करंट अकाउंट. तो इसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग के पास पैसा बहुत आता है बाहर से, ये डॉलर, ये पॉजिटिव कैसे होता है कैपिटल अकाउंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई में आता है, दीज आर ऑल कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट. जैसे ही बोला गया कि रुपया बाहर से आना बंद हो जाएगा, जो फेड बोला, तो ये वाला आदमी लोग को लगा यहाँ पे रुपया नहीं आएगा, ये कैपिटल, ये पॉजिटिव नहीं भी ज्यादा नहीं रहेगा, और ऊपर में तो डेफिसिट है ही, तो कंपेंसेट कौन करेगा. अगर ऊपर में नेगेटिव रहेगा और जो नीचे में पॉजिटिव होता था, अब वो पॉजिटिव नहीं रहेगा तो इंडिया के पास सप्लाई कम हो जाएगा, तो इंडियन करेंसी बढ़ गया. इंडिया वॉज नॉट द ओनली करेंसी. नाउ लेट अस शो व्हाट इज द, नाउ सी द ग्राफ. नाउ एज यू कैन सी इन द ग्राफ वेरी क्लियरली, दिस इज मे. नाउ सी प्लीज वेयर द कर्सर इज मेंटेन. यहाँ पे देखिए मे में एकदम बीच में, मई 20 में, देखिए अभी आपको हम डेट भी ऊपर दिखा देते हैं, शायद डेट ऊपर में आएगा. राइट, देयर इज अ डेट. नाउ यू सी, वी कैन सी द डेट्स ऑल्सो अबव, जस्ट अबव, देखिए एकदम ऊपर अपन को मे, हाँ देखिए, अब देखिए मे, देखिए मे में, देखिए मे 22 का डेट लाते हैं. राइट, यहाँ से 21, 22, 23 से यहाँ पे देखिए तीनों करेंसी, ये 3 तो करेंसी दिखाया है. देखिए मई जहाँ पे डेट लिखा हुआ है याहू फाइनेंस के ठीक, रुकिए ना बता रहा है, याहू फाइनेंस, एक मिनट, याहू फाइनेंस के ठीक नीचे डेट लिखा हुआ है February 18 दिख रहा है अभी, और उसके बगल में लिखा हुआ है ब्राजील, उसके बगल में लिखा हुआ है टर्की, और उसके बगल में लिखा हुआ है इंडिया. फ्रेजाइल 5 ने 3 को प्लॉट किया. आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड. ये सी 3 मेजर कंट्रीज, इमर्जिंग कंट्री, ये तीनों का करेंसी देखिए एकदम साइड ऑन साइड चल रहा था, आराम से फ्लैट थे एकदम. जैसे ही वो मई 22 को अनाउंस हुआ, दीज करेंसी स्टार्टेड टू रॉकेट. दे जस्ट वेंट अप एंड दे वेंट अप. द मोर एंड मोर पीपल वे, देखिए अभी देखिए हुआ क्या. अब देखिए सीन को अभी हम आपको दिखाएगा तो आप शॉक्ड हो जाएंगी. दिस इज द बेस्ट पार्ट. मई 22 से तीनों करेंसी ऑलमोस्ट मर्ज कर रहे थे. नाउ दे वांट टू वेंट अप एंड अप तीनों, बिकॉज दे स्टार्टेड डेप्रिशिएटिंग. और उनमें से जो ब्राउन वाला है, दैट वाज एन इंडियन करेंसी, तो बर्स्ट हो गया. पीपल स्टार्टेड टू से कि 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा. तो इंडियन करेंसी एकदम शूट अप कर गया. सभी कर रहे थे, एवरीवन वाज मूविंग. बट इफ यू सी, ब्राजील वाज आल्सो गोइंग अप, टर्की वाज, बट इंडियन वाज गोइंग वे अहेड. अगर आप लोग देखिए मई में तीनों अगर एक साथ थे, तो 22 सितंबर वी वर वे डेप्रिशिएट, मच हायर डेप्रिशिएशन देन रेस्ट. क्यों? क्योंकि हम लोग का बहुत ज्यादा, हम लोग का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट मतलब जो पहला 3 आइटम है और बाद का 3 आइटम है कैपिटल अकाउंट का जो आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो बार बार आप लोग को बता रहा है. ये करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का गोल्ड के कारण बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा खराब होता है. इंडिया गोल्ड इतना खरीदता है कि कोई हिसाब ही नहीं है, जिसके कारण इंडिया का बहुत बर्बादी होता है. तो ये गोल्ड के कारण तो इंडिया का बहुत ज्यादा हो गया. तो इंडिया सिचुएशन वॉज बिकमिंग पैनिकी. लेकिन फिर चिदम्बरम, दे टुक अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस द गोल्ड इंपोर्ट, जो हम पहले बता चुके हैं आप लोग को कई बार. इंडिया बहुत स्टेप्स लिया जिसके कारण
गोल्ड इंपोर्ट्स क्या होने लग गया, कम होने लग गया कि ज्यादा होने लग गया? गोल्ड इंपोर्ट्स धीरे धीरे इंडिया में बहुत ज्यादा कम हुआ। आफ्टर दिस आई विल जस्ट शो यू द स्लाइड। नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडे। थोड़ा लेंदी कर दिया है, लेकिन क्योंकि आई हैव टू गिव यू द बैकग्राउंड, अदरवाइज आप लोग समझ नहीं पाएंगे, कि नहीं तो उसके कारण क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट आप लोग का। ये देखिए, ये हम आप लोग को पहले भी दिखाया था कि इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट देखिए। गोल्ड इंपोर्ट्स में देखिए क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। बाय अप्रैल में इट वाज, बाय अप्रैल में इंडिया वाज ऑलमोस्ट ईटिंग गोल्ड। दे वर कंज्यूमिंग गोल्ड लाइक एनीथिंग। 7.5, 8.4 एट दैट टाइम, और जून जुलाई तब तक इंडिया का देखिए डॉलर बढ़ते जा रहा था, इंडिया का डिप्रिशिएट होते जा रहा था। फिर चिदम्बरम took a lot of drastic steps and the gold imports slashed from 8.4 to 2.5, 2.2 and it has reduced considerably, magnificently, and because of which हम लोग का करेंसी अब थोड़ा स्टेबल हुआ। यहाँ तक ठीक था। अब देखिए, अब हम लोग को दो चार वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मई 22 का बात किए, जिस दिन वो अनाउंस किया that we will do the current tapering reduction in the next few months, in the coming few months. फिर क्या हुआ? It was expected that September में Fed first tapering चालू कर देगा, $10, suppose $10 billion से कम कर देगा। लेकिन सितंबर में Fed बोल दिया, it shocked the market and said कि no, we will not do it in September, we will delay it a little bit more, we will supply the oxygen, we will keep the patient on ventilator a little more. तब देखिए, जैसे ही सब कोई को समझ में आया कि फेड कम नहीं कर रहा, टेपरिंग नहीं कर रहा है, मतलब वो डॉलर प्रिंट करता रहेगा, मतलब सप्लाई चालू रहेगा, तब देखिए हम लोग का करेंसी देखिए सितंबर से कहाँ आया। जस्ट सी द वे दे ट्रेड। सितंबर में देखिए यहाँ पे करेंसी इतना ऊपर चला गया था, एकदम 69 से गिरते गिरते 62। देखिए सबका होगा ना, हम ये तो नहीं बोला दैट इज वाई, अरे सबका गोल्ड इंपोर्ट का बात नहीं है, सभी कोई का भर रहा था, बिकॉज करेंसी, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि डॉलर इंडिया वर्ल्ड में नहीं आएगा, डॉलर सब जगह नहीं जाएगा, बिकॉज डॉलर विल बी प्रिंटेड लेस। बट जब सबको पता चला कि डॉलर का सप्लाई मेंटेन रहेगा, कि फेड इज नॉट टेपरिंग, और तो डॉलर का सप्लाई कम हो गया, मतलब डॉलर का सप्लाई ज्यादा होने का बात हो गया कि मेंटेन रहेगा। रुकिए अब एक मिनट, हाँ एक मिनट, तो अपन लोग अभी पता चल रहा है, रुकिए। तो अभी जैसे ये सब सितंबर में सारा वर्ल्ड का करेंसी वापस ठीक होने लग गया। दे डिडंट कम बैक टू द मे लेवल, नहीं मे लेवल तक कभी नहीं आए लोग वापस, बट ऑल दे स्टार्टेड टू कम डाउन, सब गिरने लगे। वी कैन वेरी क्लियरली सी इन द सितंबर अक्टूबर में व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट वाज द चेंज? द ओनली चेंज वाज फेड सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेपर नाउ, हम लोग थोड़ा टेपरिंग बाद में करेंगे, ठीक है। उसी टाइम एक तो नई फेड की चेयरमैन हुआ जिसका नाम था येलेन, एंड येलेन इज सपोज टू बी काफी लिबरल टाइप की है, डविश टाइप बोलते हैं इसको, ये लिबरल है। तो दे सेड दैट शी विल मेंटेन दिस $85 बिलियन फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन फिर इकोनॉमी का उन लोग क्या बोले थे, ये $85 बिलियन हम लोग प्रिंट करेंगे कि नहीं करेंगे, डिपेंड होता है कि अमेरिकन इकोनॉमी कितना रिकवर कर रहा है। अगर पेशेंट पूरा रिकवर कर गया, हम लोग कम करना चालू कर देंगे, अगर पेशेंट रिकवर नहीं किया तो हम लोग कम नहीं करेंगे। बाय दिसंबर तो मई हो गया, सितंबर हो गया, मई में अनाउंस हुआ, सितंबर में बोला नहीं हम लोग थोड़ा डिले करेंगे। दिसंबर तक जो अमेरिका का डाटा आ रहा था वो बहुत अच्छा आने लग गया, इट वॉज डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा था। तो जब इतना अच्छा होने लग गया तो उन लोग बोला कि भाई हम लोग अब दिसंबर में उन लोग अनाउंस किया कि वी विल स्टार्ट टेपरिंग फ्रॉम दिसंबर ओनली। तो फर्स्ट टेपरिंग $85 बिलियन का दिसंबर में इन लोग कम कर दिया 10। बट अब वर्ल्ड का इकोनॉमी प्रिपेयर्ड थे, दे न्यू दैट इट वाज कमिंग, सो इट वाजंट दैट बिगर शॉक, तो इट वाजंट दैट। देखिए दिसंबर में देखिए ग्राफ इज ऑलमोस्ट द सेम, इवन आफ्टर दिस ग्राफ इज ऑलमोस्ट द सेम, कुछ नहीं हुआ। एक मिनट रुकिए, जस्ट सी दैट, डोंट सी बियॉन्ड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, एक एक करके देखिए, अगर आप लोग जल्दीबाजी करेंगे तो कुछ समझिए। देखिए दिसंबर देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट है, दो दे अनाउंस द टेपरिंग कि हम लोग 10 बिलियन कम, जो 4 साल से वर्ल्ड को डर लग रहा था वो हुआ, बट पीपल न्यू दैट इट वाज कमिंग, सो इट वाज एन इफेक्ट। अब क्या हुआ, दैट वाज ऑल गुड।
कोइंसिडेंस बोलिए, ये नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी स्टार्ट्स. दिस इज जस्ट शेयर कोइंसिडेंस. दिसंबर 16 या 17, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट एकदम पिन पॉइंट हम ये पढ़ा रहा है इस तरह सबसे नहीं कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी हो, कुछ आगे पीछे हो सकता है. यू पीपल हैव टू कंफर्म फ्रॉम गूगल ओनली. दिसंबर 16-17 को टर्की में एक तो बहुत बड़ा स्कैंडल पता चला. नाउ दिस स्कैंडल वाज सो ह्यूज कि प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर का जो मिनिस्टर्स लोग थे, उनमें बहुत बड़े बड़े उनके सन, उनके रिलेटिव्स लोग, एवरीवन वाज कॉट इन स्कैम. जस्ट लाइक इंडिया में बोलते हैं वो पकड़ा गया. व्हाट स्कैम? नाउ लेट अस सी, आई विल शो यू व्हाट स्कैम. देखिए नाउ व्हाट हैपेंड. देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिहाइंड टर्किश. देखिए यहां पे देखिए, Turkish economists noted that after December 17 corruption operation, the power struggle rose. Dozens of government officials and prominent businessmen close to Turkish Prime Minister, including son of 3 ministers, were arrested on graft charges. Graft मतलब fraud charges. इससे क्या हो गया? एक बात बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो है, देखिए कोइंसिडेंस देखिए, द डेट इज December 17th and most probably December 17th was the day, मुझको ठीक से याद नहीं है, December 15th was the day only when the first tapering started. ठीक है, टेपरिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ा. तो उसी दिन टर्की में एक तो बहुत बड़ा स्कैंडल पता चला, स्कैम या फ्रॉड पता चला, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के जो एकदम इमीडिएट जो मिनिस्टर्स थे, जिस तरह हम लोग के यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, टॉप रैंकिंग मिनिस्टर्स, उन लोग सब कोई को पता चला कि इन लोग सब कोई स्कैम कर रहे थे, रियल एस्टेट ये स्टेट वो, और इनके सब सन और रिलेटिव लोग इसमें इन्वॉल्व थे. पूरा अगर एक तो इतना हाई पोस्ट पे स्कैम पता चलता है तो बहुत सारे के सारे थे, ऑलमोस्ट बोलते देयर इज अ सेइंग दैट ऑलमोस्ट द एंटायर कैबिनेट वाज इन्वॉल्व्ड. आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट, हम फिर बोल रहे हैं इसमें एकदम करेक्ट नहीं है कि है, हमको नहीं पता. अब क्या हुआ, जैसे ही वो हुआ, क्या वहां का शेयर मार्केट बढ़ा कि घटा? जब इतना बड़ा स्कैम पता घटा, अब देखिए उसको हम ग्राफ दिखाता है कैसे घटा वो. जस्ट सी द ग्राफ, यू कैन सी इन द ग्राफ. थोड़ा क्लियर नहीं होगा विजिबल आप लोग को क्लियर से, अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो द ग्राफ शोज वेरी क्लियरली कि जो वो था, ये टर्की का ग्राफ है. जस्ट सी December 17th को ये ग्राफ कहां पे दिखा रहा है, देखिए जस्ट सी December 17th को, ये December 25th है, ठीक है. इससे हाँ, तो इसे थोड़ा पहले देख लीजिए, आप ग्राफ को अंदाज लगा लीजिए, वो ऊपर था और December 17 को जैसे ही वो डिस्कवर हुआ, गिरने लग गया. इट फेल मैमथ, इट फेल ह्यूज. क्यों हुआ? अभी हम आपको आर्टिकल दिखाया कि एज अ रिजल्ट टर्किश मार्केट विटनेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ विड्रॉल ऑफ फॉरेन. आप सोचिए, अगर टर्की में इतना बड़ा स्कैंडल, वो भी इतना टॉप पोस्ट में मिला, तो क्या वहां पे आदमी लोग रुपया लगाएंगे कि ले जाएंगे? टर्की का फॉरेनर्स ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे, उन लोग शेयर बेचना चालू कर दिए. टर्की का जो शेयर मार्केट था वो क्रैश होने लग गया. टर्की का स्टॉक मार्केट अगर 75,000 पे था, वो 67-68,000 पे आ गया. अभी भी आ रहा है, वो भी आ रहा है. तो ये गिरने लग गया. इट वॉज वेरी वाइड स्प्रेड सेलिंग, दे वर नॉट इंटरेस्टेड, और लोग बेचे जा रहे हैं. तो वहां का गवर्नमेंट, अब जब ये करेंसी गिरने लगा ना, वहां का जो शेयर मार्केट गिरने लगा, मतलब वहां पे डॉलर आ रहा है कि जा रहा है? टर्की में सब इन्वेस्टर लोग, फॉरेन इन्वेस्टर अपना शेयर सेल कर रहे हैं, एंड दे वर टेकिंग अवे द डॉलर्स टू देयर होम कंट्रीज. टर्की से डॉलर का क्या होने लग गया? विड्रॉल होने लग गया. जब विड्रॉल होने लग गया तो टर्की पे डॉलर का सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया. तो उसका प्राइसेस क्या होना चाहिए? टर्की का प्राइसेस क्या होना चाहिए? टर्की का करेंसी है, टर्की का जो करेंसी है उसका प्राइसेस क्या बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब डिप्रिशिएट करेगा ना. देखिए, अब देखिए December 17, जस्ट सी द ग्रीन, द मैमथ साइज. उसका करेंसी जो सबसे नीचे रहता था, ऑलमोस्ट या बीच में रहता था, वो कहां चला गया? वो बढ़ा नहीं है, वो पागल हो गया. आप
देखने के बाद देखिए द इंटायर करेंसी इज गोइंग थ्रू द रूफ। और हम दिखा रहा आपको, देखिए जरा, अब आप जरा करेंसी का ग्राफ देखिए। दिसंबर 17 को वो करेंसी कहाँ था? उन लोग के तीनों के बीच में था, एंड आउट ऑफ द ब्लू वो करेंसी एकदम शूट अप कर गया। और वो शूट अप करके देखिए कहाँ चला गया। मतलब अगर आप परसेंटेज देखिए ये परसेंटेज सबसे कॉमन दिखाता है कि ये 1 ईयर का ग्राफ है। दिस इज 1 ईयर ग्राफ, नीचे में दिखा रहा है। 1 ईयर में इंडियन जो करेंसी है, जो ब्राउन वाला है, इट इज ऑलमोस्ट अप, मतलब इट इज डेप्रिशिएटेड 16%। ब्राजीलियन करेंसी इज डेप्रिशिएटेड 23%, ऑलमोस्ट 20 to 23। And Turkish lira, Brazilian currency is rand. The Brazilian currency is rand. It has depreciated by 24%. और जो उसका करेंसी है, टर्किश करेंसी है, वो और ऊपर जाके 30-35% हो गया। उसका जो मूवमेंट हुआ है दैट इज फॉर डिसम्बर समथिंग। एंड ऑल ऑफ दिस, मतलब सोचिए वहां पे तो क्या प्रॉब्लम हुआ। वहां का टर्की का जो स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो गया, और जो टर्की का जो करेंसी था वो एकदम मैसिवली अप्रिशिएट कर गया, डिप्रिशिएट हो गया। डबल प्रॉब्लम। अब टर्की में कोई रुपया ही नहीं लगा रहा। सारा इन्वेस्टर लोग अपना टर्की से रुपया निकाल के ले। देयर इज पैनिक ऑल अराउंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज पैनिक। यहाँ पे सब जगह पैनिक हो गया। फॉर द इमर्जिंग मार्केट सच एज सो कॉल्ड फ्रेजाइल 5, ब्राजील, टर्की, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इंडिया, दे आर ऑल सिमिलर। हाँ, ये चीज बहुत है। दे हैव सिमिलर, दे शेयर ऑल सिमिलर प्रॉब्लम। दे विल ऑल हैव इलेक्शन दिस ईयर। तीनों में इलेक्शन है। दैट इज अनसर्टेनिटी। दे ऑल हैव लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट, एंड फर्दरमोर दे हैव पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये तीनों के कारण एकदम वहां पे प्रॉब्लम हो गया। बट सब में ही है प्रॉब्लम। तो टर्की में बिकॉज ऑफ द स्कैंडल सबसे ज्यादा झमेला हो गया। अब देखिए इसका करेंसी पागल हो गया। जो आपको हम ग्राफ में दिखाया कि ब्राजीलियन करेंसी कहां से कहां चला जा रहा है। नहीं सॉरी, ब्राजीलियन नहीं, टर्किश लेयर जो है वो बहुत उड़ गया। तब क्या किया, कल परसों रात को टर्किश गवर्नमेंट, टर्किश सेंट्रल बैंक डिड द अनथिंकेबल। नॉर्मली एक करेंसी का जो रेपो रेट जो होता है वो 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया घटाया जाता है। टर्किश का सेंट्रल बैंक, वहां का बैंक रेट, हम रेपो रेट होता है, हम बैंक रेट लेके चल रहे हैं कि स्टूडेंट लोग को यही समझ में आता है। बिकॉज एज आई सेड, दिस फॉर बेसिक पीपल, नॉट फॉर हाई वाई पीपल। एकदम जो नॉविस है उनके लिए बताया जा रहा है। टर्किश वाले लोग, जो टर्किश का जो बैंक रेट था उसको उन लोग एक तो नाम दिया शॉक एंड ऑ। टर्की डिलीवर्स मैसिव रेट हाइक टू डिफेंड द लीरा। मैसिव का भी मैसिव। देखिए वो क्या किया, टर्किश रेज मैसिव वो किया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द टर्किश सेंट्रल बैंक रेज इज ओवरनाइट लेंडिंग रेट टू 12% फ्रॉम 7.5%। 7.5% से 12% कर दिया। क्यों? एंड द ओवरनाइट बोरिंग क्यों करने के लिए? क्योंकि वो बचा। द शॉक एंड ऑफ दिस मूव वॉज इम्पोर्टेंट। उससे क्या हुआ, देखिए इतना जोर जो करेंसी को बढ़ाया, इसका कारण हम बता रहे हैं। Emerging markets have been under local lot of pressure because of this. देखिए, the reason the lira was depreciating was because there was no confidence at all that the central bank will act appropriately. अच्छा, क्यों किया? अब देखिए, टर्की से सब कोई आदमी अपना रुपया ला रहा है कि ले जा रहा है? सब कोई अपना रुपया ले जा रहा था। They were withdrawing their dollar from there. तो टर्किश गवर्नमेंट उनको अट्रैक्ट करने के लिए बोला, तुम लोग मेरे पास ही काम करो, रुपया डालो। अगेन आई एम सेइंग दीज आर नोविस लैंग्वेजेस, नॉट मेंट फॉर स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल्स। तो टर्की में से जो रुपया निकल के जा रहा था सब, उसको अट्रैक्ट करने के लिए टर्किश गवर्नमेंट अपना 7.5 से 12% कर दिया। सपोज मैसिव जंप ऑफ नॉट 25 बेसिस पॉइंट और 50 बट 500 बेसिस पॉइंट, ऑलमोस्ट डबल जो भी था। आई एम नॉट सीइंग द एग्जैक्ट वर्ड। तो इतना बढ़ा दिया। इससे क्या होता है, क्यों बढ़ाया? इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग थे उनको वो इज ए टाइप ऑफ सिग्नल, उनको बोल रहा है कि देखो तुम लोग यहाँ पे रुपया लगाओ, तुमको इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोज पीपल हु वर विड्रॉइंग मनी, उन लोग
क्या वापस उन लोग बॉन्ड में लगाते हैं ना, लोग टर्किश का गवर्नमेंट का बॉन्ड ये सब में लगाया जाता है। तो ये देखिए, अगर वो टर्की का जो गवर्नमेंट है वहां से सारा रुपया नेगेटिव और मतलब डॉलर जा रहे थे, तो टर्की का जो बॉन्ड्स होते हैं, टर्की के जो डेट्स होते हैं, डेट मार्केट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ टर्की होता है, तो टर्की गवर्नमेंट अगर अपना रेट हाइक कर देगा, 12% कर देगा 7% पे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग, अमेरिकन इन्वेस्टर लोग जो रुपया ले जा रहे थे, क्या उन लोग टेम्पटेड होंगे डालने के लिए? क्योंकि बाहर में तो 0%, 1%, 2% ही नहीं है। जर्मनी का तो बॉन्ड रेट कभी कभी नेगेटिव में चला जाता है। जर्मनी का बॉन्ड रेट नेगेटिव में चला जाता है कई बार, कि अगर आप रुपया जर्मनी का बॉन्ड में लगाएंगी तो उस पर आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे सीधा 12% मिल रहा है, तो जो आदमी लोग रुपया निकाल के ले जा रहे थे, दे विल अगेन कम बैक एंड इन्वेस्ट। दो इसका मतलब क्या हो गया? टू बी लेमैन के लिए इसका मतलब ये हुआ कि आप जो लोन ले रही थी, जो टर्की जो लोन ले रहा था 7% में बाहर से, अब वो बोला हम लोन कितना में ले लेगा तुम लोग से? 12% में। नुकसान किसके होगा? टर्की के तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इट हैज टू पे सो मच हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इतना इजी तो सभी का कंट्री अपना रेट हाइक कर दे। टर्की को इतना रेट हाइक करने से बेनिफिट, देखिए पहले तो सबसे बड़ा डिसबेनिफिट, उसको इतना बड़ा लोन देना पड़ेगा, इतना बड़ा ब्याज देना पड़ेगा। बट अगर वो नहीं करे तो वो ऐसे ही मर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म इट हैज टू डू समथिंग। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम हैव स्टार्टेड टू टेक एक्शन टू डिफेंड द मार्केट। इंडिया हैड डिलीवर सरप्राइज पे। अब देखिए, टर्की अपना रेट बढ़ा दिया, तो अब जो डॉलर है वो सपोज टर्की में जाता था, वो इंडिया में आता था, वो साउथ अफ्रीका में आता था, वो ब्राजील में आता था, वो सपोज ये सब कंट्रीज में आता था। अब डॉलर कहां जाना चाहेगा? टर्की जाना चाहेगा, क्योंकि टर्की में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तब साउथ अफ्रीका बोला यार मेरा करेंसी मर जाएगा, फिर तो उसमें चला जाएगा। तो साउथ अफ्रीका की कल अपना रेट हाइक कर दिया। वो 50 बेसिस पॉइंट ही कराया, वो 50 पैसा ही बढ़ाया। ये 500 कराया तो ये 50 ही कराया। बट द पॉइंट इज, अब इंडिया भी परसों बढ़ा दिया था 25 बेसिस पॉइंट से। सो दिस इज अ वॉर, सॉर्ट ऑफ अ वॉर गोइंग ऑन, एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉट गुड अल्टीमेटली। एट द एंड ऑफ द डे दिस माइट ऑल्सो बी बैड। तो जो भी हम आप लोग को दिखाया ये कि टर्की ये क्यों किया, अब आपको समझ में आया। नुकसान है, लेकिन क्या करे, अभी अगर वो नहीं बचाएगा तो उसका करेंसी का जो हालत है, देखिए अब जैसे ही वो अनाउंस किया कि हम ये कर रहे हैं, देखिए उसका करेंसी क्या हुआ। देखिए जो ग्रीन वाला लाइन था, जो एकदम पागल की तरह भाग रहा था एकदम ऊपर, अब वो क्या हुआ, उस कल एकदम जोर से नीचे आया। इट हैड टू पे अ वेरी हेवी प्राइस बिकॉज इट हैड टू इंक्रीज। अच्छा, रेपो रेट, ये बैंक रेट, ये सब बढ़ाना क्या इजी है क्या? बैंक रेट बढ़ा दिया उससे तो इकोनॉमी का बहुत नुकसान होगा ना। पैसा ही नहीं जाएगा। अगर बैंक रेट बढ़ जाता है इकोनॉमी में तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो इकोनॉमी में अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो लोन लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आदमी लोग कार लोन, होम लोन, एक्सेसरीज, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे। सब डिमांड कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड। अगर बैंक रेट बढ़ाना तो बहुत खराब चीज है, बट देयर इज नो अदर वे आउट। क्योंकि उसको अपना सबसे पहला प्रायोरिटी वो बोला कि हमको अभी ग्रोथ और वो नहीं देखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू डिफेंड माई करेंसी लीरा। इफ आई कांट डिफेंड माई करेंसी देन आई विल बी फिनिश्ड। सो वो इसीलिए इतना ड्रास्टिक एंड ड्रामेटिक इसे नाम दिया गया। देखिए क्या नाम उसके अंदर लिखा है, द शॉक एंड ऑल। इस तरह का पिक्चर्स में, मूवीज में ये सब नाम दिया जाता है कि एक तो ब्लिस्टरिंग अटैक किया जाता है। जैसे शॉक एंड ऑल इज अ टर्म विच वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय CNN फर्स्ट टाइम। ये शॉक एंड ऑ, यहाँ पे वर्ड है शॉक एंड ऑ। दिस वॉज फर्स्ट यूज, आई थिंक सो, हमको याद नहीं है पूरी से, बाय CNN व्हेन अमेरिका अटैक्ड इराक इन 1991-92। अमेरिका इतना जोर अटैक किया था इराक के ऊपर विथ ऑल साइड बॉम्बार्डिंग, ऑल साइड प्लेन्स के, कि बोला कि वो एक दिन रात में सद्दाम हुसैन का हालत खराब होगी कि क्या हो रहा है। दिस इज नॉट अ फाइट, मतलब ही वॉज स्टन्ड। दैट इज वाई द वर्ड इज शॉक एंड ऑ। बोल भी नहीं सक रहा, एकदम स्पीचलेस हो गया हम लोग।
तो ये जो करेंसी टर्किश लीरा, ये इसीलिए किया गया टू डिफेंड द करेंसी लीरा विच वॉज बीइंग रूटेड, विच वॉज बीइंग बूचर्ड इन द करेंसी मार्केट। ये सब हुआ। आपको हम कारण बता दिया कि क्यों हुआ 16 मई से 17 दिसंबर से, क्योंकि वहां पे स्कैंडल्स बहुत सारे निकले। शेयर मार्केट गिरा सबसे पहले। शेयर मार्केट गिरा तो उसी टाइम करेंसी बढ़ने लग गया। वो करेंसी को ठीक करने के लिए अब वो इतना बड़ा पॉलिसी किया, लेकिन वो पॉलिसी भी गड़बड़ है, क्योंकि अगर वो पॉलिसी वो करता है तो उससे इंडिया के नहीं सबके लिए फर्क पड़ता है। मतलब वो सबको को देखना पड़ता है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल टर्मोइल इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टेकिंग रिस्क कंटेजियन एंड डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पे देखिए many of these countries depend heavily on foreign investment to compensate for huge external debts. The most spectacular recent example is currency running a big payment. Its lira currency has lost about 1/3 of its value in 6 months. Late on Tuesday, day before, the Turkey central bank doubled its currency interest rate to 10%, but the boost to it was short-lived. South Africa also implemented a rate hike, as did India earlier this week. Everyone is having that same effect. सब कोई इसके लेके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जो भी हम बताया आपको, ये मॉर्गन, देखिए अभी हम आपको जो चीज सिखाया, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट एकदम पिन पॉइंट, नॉट अ प्रोफेशनल लेक्चर, दिस इज जस्ट टू मेक अ क्लास 11, 12 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या चीज है, ये टर्किश लीरा क्या हुआ है। एंड थिंग्स आर गेटिंग सो एक्साइटेड दैट पीपल एक्साइटेड हो गया, पूरा डायनेमिक हो गया, दैट पीपल आर वाचिंग वेरी क्लोजली कि आगे में क्या होगा, हु इज गोइंग टू रिएक्ट हाउ। और कल रात को वापस 10, हम बोला था दिसंबर 16-17 को 10 से कम किया गया, कल रात को फेड और 10 कम कर दिया, 20 हो गया। इट इज ऑलमोस्ट सीमिंग दैट एवरी मंथ अब 65 है। कल रात पहले 85 चल रहा था, वो दिसंबर में कम किया 10, 75 रह गया। अभी जनवरी में कल मतलब 29 जनवरी 2014 को वापस वो 10 कम कर दिया, 2014 जनवरी 29 को कम कर दिया, अब 65। अब बोलते हैं हर महीना वो 10 कम करते जाएगा, should reduce the stimulus. But people are very edgy कि अगर अभी चालू हुआ है और उसमें करेंसी इस तरह पागलपन कर रहे हैं तो फ्यूचर में, अच्छा इंडियन करेंसी सबसे स्ट्रांग है। अगर आप लोग देखिए, बेस्ट बात तो हम छोड़ ही दिया कि जो सितंबर में इंडियन करेंसी सबसे ज्यादा ऊपर चला गया था, डिप्रिशिएट कर गया था, सबसे वीक था, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब रेट हाई होने का मतलब डिप्रिशिएट कर रहा है। That currency right now is the strongest because you see the brown line is the lowest. सबसे नीचे में ब्राउन लाइन है। जो ब्राउन लाइन बराबर रहता था या उनके बीच में कभी या ऊपर ही रहता था, वो आज सबसे लोएस्ट है, गैप बहुत ज्यादा है। वो इसका कारण यही है कि इसमें यही लिखा जा रहा है, यूएस कट्स QE, जो आपको हम बताए QE क्वांटिटेटिव ईजिंग टू 20। व्हाई दलाल स्ट्रीट, मतलब इंडिया शुड नॉट बॉदर। द 20 बिलियन cut in US stimulus should not be a worry for the Indian economy as well as our fundamentals are quite strong. वो बोला कि India has 295 billions of reserves. नहीं, इनफ नहीं था। अर्जेंटीना के पास only 29 billion है। Also their current account deficit pretty high, whereas our current account is only $50 billion, which is 2.5% of GDP. तो इंडिया इज कंसिडरेबली वेरी सेफ। अगर देखा जाए, ये जो हम अभी आपको ग्राफ दिखाया डॉलर का, अभी इंडिया का देखिए, अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 दिन के अंदर थोड़ा सा ब्राउन वाला ऊपर चला गया, नहीं तो वो एकदम नीचे चल रहा था। वो सिर्फ उनके चक्कर में चला गया, नहीं तो इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। इंडिया एज फॉर अ चेंज इज सिटिंग ऑन अ वेरी स्वीट स्पॉट, प्रॉपर एकदम चीज है, नो मेजर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एज सच। और इतना ज्यादा इसके अंदर अभी वो इसके अंदर देखिए, और इसके अंदर जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि कैसे है कैसे नहीं है। बट एज ऑफ नाउ अपन लोग के लिए आज के लिए इतना ही है। बट ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग स्टफ। आज 1 मिनट, आज 30 जैन है, आज का टेलीग्राफ खोलिए। टेलीग्राफ के अंदर सेकेंड पेज के अंदर सबसे बड़ा यही आ रहा है, द कैची नेम्स, ब्रिक कंट्रीज और ये सब के ऊपर।
पूरा डिस्कशन इसी के ऊपर आया हुआ है। पिग्स कौन होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पिग्स क्या है, ग्रीस क्या है, बिट्स क्या आए थे, बिट्स करके भी एक तो नया नाम आया गया था, यहाँ पे देखिए बिट्स हुआ है, मिंट करके मिंट भी करके एक तो नया नाम आया है। These are all different abbreviations given, but this fragile 5 जो लेटेस्ट है, जिसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, अब ये becoming very important।